हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं और वो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बच्चे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपका 12th का बैच है ये आपको चैप्टर वाइज किस तरीके से चलेगा वो हम आपको पहले समझा देते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होगा वो होगा मैट्रिक्स, उसके बाद होगा डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कैलकुलस पे आएंगे। कैलकुलस दो पार्ट में बटा हुआ है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। यानी कि डिफरेंशियल में आपको रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट होके लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक आता है। और उसके बाद हम लोगों का इंटीग्रल कैलकुलस है जिसमें आपको इंटीग्रेशन के 4 चैप्टर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और सबसे लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ जैसे ही हमारा कैलकुलस कंप्लीट होगा इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला चीज आप एक तरीके से पहले सिलेबस जो आपका 12th का है उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर बच्चे हम आपका स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्लूरल को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। तो आप मैट्रिक्स भी लिख सकते हो या मैट्रिसेस भी लिखोगे। जो सेकेंड चैप्टर होगा हमारा वो होगा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के बाद हम लोग आएंगे कैलकुलस पे। कैलकुलस में जैसा कि आपको बता दिए हैं अभी कि 2 पार्ट में बटेगा। कैलकुलस कितने पार्ट में बटेगा बच्चे? 2 पार्ट में। एक हो जाएगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा हो जाएगा बच्चे आपका इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए बच्चे ये जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में है इसमें जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, लेकिन फंक्शन में ही आपको रिलेशन भी पढ़ना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका फर्स्ट टॉपिक होगा। रिलेशन और फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स, यानी कि लिमिट्स ऑफ फंक्शन या कंसेप्ट ऑफ लिमिट आपके टॉपिक का नाम हो सकता है। लिमिट के बाद हमारा जो टॉपिक होगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आपका बच्चे हो जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जरूरत आपको लिमिट में भी आता है, तो इसलिए हम लोग इसको लिमिट के साथ भी लगभग पार्ट को कवर करवा देते हैं, यानी कि पढ़ा देते हैं। और डिफरेंशिएशन के बाद आपका आएगा एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपको 3 से 4 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। मेनली 3 पार्ट हैं जिसमें से एक आता है आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके बाद बच्चे आपको इसमें पढ़ना पड़ता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और बच्चे इसके बाद आपका आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये तो आपका था डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में बच्चे आपको 4 पार्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद आपका एरिया अंडर द कर्व और लास्ट में डिफरेंशियल
ये था आपका कैलकुलस का पार्ट। जैसे ही बच्चे हम लोग कैलकुलस कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग वेक्टर एंड 3D, इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा और लास्ट में आपको LPP। तो ये है आपके 12th का टोटल सिलेबस बच्चे। और हम लोग का जो सीक्वेंस होगा पढ़ने का वो इसी तरीके से होगा। पहले मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आपको एज अ डेमो प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के बाद आपका रिलेशन फंक्शन, साथ में बाइनरी ऑपरेशन भी नाम का एक छोटा सा पार्ट आता है इसमें, जो कि किसी स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है और किसी स्टेट बोर्ड में नहीं भी पूछा जाता है। तो उन सारे पार्ट को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर सवाल आता है कि सर ये सिलेबस के बाद जो मेन पार्ट है वो ये है कि आप बुक कौन सा सोल्व करवाएंगे। तो देखिए बच्चे, बुक का तो कमी नहीं है आपको। इस यहाँ पे बुक ढेर सारे हैं हमारे पास कहने का मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है बुक का वो काफी है। लेकिन फिर भी हम लोग सब बुक को सोल्व करें ऐसा तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक बुक जो हमें बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करे। कंपटीशन का मतलब आपको यहाँ JEE यानी कि जेई मेंस एंड एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और प्रिपरेशन पढ़ लेने से ही नहीं हो जाता, उस लेवल का हमें क्वेश्चन भी सोल्व करना होता है। तो बुक के लिए सबसे पहला तो आपको हम कुछ बुक लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस सिलेबस को क्या कीजिए तो नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आपका बच्चे जो बुक हैं, तो बुक्स में आप लिख लीजिए कि किस तरीके से हमारा जो स्टडी है वो चलेगा। तो बुक्स में सबसे पहला आ जाता है NCERT, क्योंकि हमें बोर्ड का एग्जाम भी देना है और बोर्ड में आपको मोस्टली क्वेश्चन NCERT से ही रिलेटेड रहते हैं। NCERT के बाद बच्चे आप दो बुक्स जो बोर्ड के पर्पज से हैं, केसी सिन्हा या RD शर्मा, ये ले सकते हैं। ये दोनों बुक हमारे बेसिक पार्ट को, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगा और बेसिक से रिलेटेड इसमें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम रहते हैं। इसके अलावा आप या तो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है या आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, जो कि आपको JEE मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसे सोल्व कर सकते हैं। चौथा आपका प्रीवियस ईयर आस्क्ड प्रॉब्लम, ये बुक भी आप जरूर सोल्व कीजिएगा। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे अपना सीट प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको एक किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का हो सकता है। अब जैसा कि बच्चे आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि NCERT के सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद आपको केसी सिन्हा का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर बना के आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। इसके बाद सिंगेज और अरिहंत पब्लिकेशन से आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसका फोटो खींच के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, तो वहां पे आपका डाउट क्लियर करवाया जाएगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर आस्क्ड प्रॉब्लम भी हम कुछ, जैसे कि टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम खुद आपको 20 से 25 सवाल बना देंगे और फिर आपको उसे सोल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम होगा आपका हम क्लियर करेंगे। और सीट का भी आपको एज अ वीडियो लेक्चर ही प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो इस सिचुएशन में जब तक लॉकडाउन है, यानी कि 1 से 2 महीने के बाद आपका जो ये वीडियो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप लाइव क्लास भी कर पाइएगा। लाइव क्लास का आपके लिए एक अलग से टाइम सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें आपके लिए प्रॉपर सेटिंग बैठता हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना हो उस टाइम से। और उस टाइम के अनुसार या तो आप लाइव पढ़िए या फिर आप वीडियो रिकॉर्डेड
जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो देखिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है, जो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, उसको शुरुआत करते हैं। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स जो भी है आपका ये होगा। तो आप पहले इस बुक के नाम को भी नोट कर लीजिए। लास्ट में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, तो एक ही कॉपी में ये टोटल क्लासरूम का भी लेक्चर वगैरह नोट करते हैं और ये टोटल प्रॉब्लम भी उसी में सोल्व करते हैं। तो ये आपका गलत आदत है। आप जब भी मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो और लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो लेक्चर का नोट्स और क्वेश्चन आपको एक कॉपी में बनाना है, और सेकेंड कॉपी में आप इस क्वेश्चन को, जो भी प्रॉब्लम जो भी बुक से आप सोल्व करो उसको बनाओ। उस कॉपी में आप इस चीज का सॉल्यूशन नहीं करोगे, ताकि आपको लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन यानी कि रिवीजन वगैरह करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर मैट्रिक्स। तो चलिए बच्चे, अब आप सबसे पहले तो जब भी वीडियो लेक्चर देखने के लिए बैठिएगा तो कॉपी और पेन एकदम निकाल के बैठना है। ठीक, तो सबसे पहला आप हेडिंग दे दीजिए मैट्रिक्स। देखिए बच्चे, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या चीज है, तो पहले हम जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। क्या है मैट्रिक्स? तो अरेंजमेंट। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर अरेंजमेंट है तो किस चीज का? तो नंबर्स का। किस चीज का? तो नंबर्स का। कहां पे? यानी कि अरेंज करेंगे तो कहीं पे अरेंज तो करेंगे ना, तो विद इन अ ब्रैकेट। अगर हम ब्रैकेट में अरेंज करेंगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। तो बच्चे चलिए हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में लिखिए एनी rectangular arrangement rectangular arrangement किसका? तो भाई नंबर का, ऑफ द नंबर्स। कहां पे? तो विद इन ब्रैकेट। विद इन अ ब्रैकेट यानी कि अगर हम एक ब्रैकेट में कुछ नंबर को अरेंज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? तो मैट्रिक्स। अब इसी में कि इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then we say that its order is m by n। और आगे इसी में लिख लीजिए एंड इट इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n, और इसको डिनोट करते हैं किससे? तो m क्रॉस n से। तो चलिए बच्चे सबसे पहले यहां पे हम थोड़ा सा ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि यहां पे रो क्या है और कॉलम क्या है। रो क्या है और कॉलम क्या है। वैसे तो इन चीजों के बारे में हम लोग डिटरमिनेंट में बढ़िया से पढ़ते हैं, लेकिन जब मैट्रिक्स में यूज आ रहा है तो हम लोग मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे। तो मान लीजिए बच्चे कि हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर ले लेते हैं। कुछ नंबर ले लेते हैं। नंबर कुछ इस तरीके का कि A1 तो बच्चे मेरा मन हुआ कि हम A11 से लेके A33 तक कुछ इस तरीके का डिजिट वगैरह एलिमेंट वगैरह हम माने तो हम अपना एज्यूम कर लिए। तो पहला चीज तो आप यहाँ ये समझिए कि रो क्या है। तो देखिए बच्चे,
ये जो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, इन सारे चीज को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। ये सारा चीज हम आपको धीरे धीरे नोट्स में लिखवाते हुए चलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे समझिए। तो A11 से A11, A12, A13 की तरफ जो बढ़े, यानी कि लेफ्ट से हम लोग जो राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रो। जैसे कि ये हो गया रो, ये भी हो गया रो, ये भी हो गया रो। और अगर ये पहला रो है तो इसको इंडिकेट करते हैं R1 से, 1 इसके बॉटम प्लेस पे। अगर ये दूसरा रो है तो इस तरीके से R2, और अगर ये तीसरा रो है तो इस तरीके से R3। यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल वाला रो हो गया, और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं वर्टिकल वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो कॉलम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे? तो कॉलम। और अगर ये पहला है तो C1, ये दूसरा है तो C2, और ये तीसरा होगा तो C3। अब रो समझ लिए, कॉलम समझ लिए। अब रो और कॉलम में एक और चीज आपको यहां पे देखने को मिला कि ऑर्डर। तो अगर किसी मैट्रिक्स में यहां पे कितने रो? 3 रो। कितने कॉलम? 3 कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम लोग बोलेंगे 3/3। बोलेंगे क्या? 3/3। और इंडिकेट यहां पे हम लोग करते हैं बॉटम साइड पे, और लिखते हैं इस तरीके से 3x3। ठीक है बच्चे? सबसे पहला चीज दोहराते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। किसका? तो नंबर का। कहां पे? तो ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो ना, तो ब्रैकेट में हम नंबर को अरेंज कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोल दिए? तो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो m/n होगा, और उसको हम लोग m क्रॉस n से इस तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम था, तो ऑर्डर लिखे हम लोग क्या चीज? 3x3। क्लियर? अब यहीं पे बच्चे आपका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि कंसीडर A, B, C, D as elements and then construct possible matrix। देखिए बच्चे, यहां ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास A, B, C, D 4 एलिमेंट है, तो कितने मैट्रिसेस? देखिए मैट्रिक्स का प्लूरल, मैट्रिक्स हो गया एक वचन, और मैट्रिसेस हो गया आपका प्लूरल बहुवचन, यानी मोर देन 1 जब रहेगा तो मैट्रिसेस। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि 4 एलिमेंट अगर दिया है, तो यहाँ पे कितने तरीके से आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ अरेंज कर देंगे इस तरीके से कि A, B, C, D। एक अरेंजमेंट आपका बच्चे ये हो सकता है, या दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है आपका A, B, C, D, या तीसरा अरेंजमेंट बच्चे आपका हो सकता है A, B, C, D। कोई बोलेगा सर क्या हम लोग इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते कि A, B, C यहां लिख दे और D यहां लिख दे? तो देखिए बच्चे, जब भी आप मैट्रिक्स बनाओगे तो रो और कॉलम कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि इसमें, ठीक है, इसमें कितने रो आपको दिख रहे हैं बच्चे? तो 1, 2। कितना रो? 2 रो। कितना कॉलम? तो 1 और 2 कॉलम। यानी कि इस मैट्रिक्स में आपको 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम लोग लिख देंगे 2x2। इस मैट्रिक्स में बच्चे आपको कितने रो दिख रहे हैं? तो कोई तो बोलेगा सर दिख ही नहीं रहा रो। तो नहीं बच्चे, आप गलत हैं। यहाँ पे आपको ये हो गया पहला रो। फिर कोई बोलेगा सर आगे तो एलिमेंट ही नहीं है, तो हम रो कैसे बोलेंगे? तो अगर एक भी एलिमेंट आ जाए तो हम उसको रो बोलेंगे बच्चे। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो। तो इसमें आपको 4 रो हो गए। और कॉलम कितने? तो सिर्फ 1 कॉलम। अब जैसे कि यहां बात करते हैं, तो यहां एक ही रो है, तो जो रो होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं। कॉलम की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे कॉलम 4। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? तो 1 × 4। और ये आपका मैट्रिक्स ही नहीं हुआ,
क्योंकि मैट्रिक्स में आपका यहाँ पे सेकेंड रो कंप्लीटेड एलिमेंट ही हमारे पास उतना नहीं है कि हम इस ऑर्डर का बना सके। तो मैट्रिक्स में जब भी आप लोग कंस्ट्रक्ट कीजिएगा तो रो और कॉलम पूरा फिल होना चाहिए। फिर कोई बोलेगा क्या सर हम इस चीज को ऐसे लिख सकते थे, तो नहीं, आप सिर्फ बिग ब्रैकेट में ही अरेंज करोगे। फिलहाल आगे आपको यह भी बताएंगे कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हम बताएंगे उसके बाद, अभी तो हम नहीं बताएंगे। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको देखने को कम मिलेगा, ये अधिकतर मिलेगा, ये बहुत कम मिलेगा और ये ना के बराबर मिलेगा, लेकिन इंडिकेट हम लोग कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे। तो आप इसको पहले अच्छे से कंप्लीट नोट कीजिए। इसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं नोट्स में। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n is usually written as, इसे आप अच्छे तरीके से समझिएगा बच्चे। बोला जा रहा है कि अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m क्रॉस n का मतलब m रो और n कॉलम, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का होगा कि पहले तो आप लिखिएगा A11। A11 कहने का मतलब ये A कोई मेरा एलिमेंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ये जो वन पहला वाला आप देख रहे हो ये रो को बता रहा है, और ये जो दूसरा वाला आप वन देख रहे हो ये कॉलम को बता रहा है। ये 1 का मतलब पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो रो तो मेरा पहला ही रहा, लेकिन कॉलम कौन सा आ गया बच्चे, तो दूसरा। अब जैसे आगे बढ़े तो रो तो मेरा पहला ही रहा, लेकिन कॉलम तीसरा। और इसी तरीके से हम लोगों को जाना है कितने कॉलम तक, तो n कॉलम तक। तो ये हो गया आपका पहला रो कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे रो पे, तो जैसे दूसरे रो पे पहुंचे तो ये हो जाएगा 21, A21। 2 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 कॉलम को। फिर इसके बाद A22 यानी कि दूसरा रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट A23, और लास्ट में यहां हम लोग A2n यानी कि दूसरा ही रो है, लेकिन n वहां कौन सा, या तो आप ये भी बोल सकते हो इसको कि दूसरे रो का nवां एलिमेंट, या दूसरे रो और nवें कॉलम का एलिमेंट। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे ले रहे हो। अब जैसा कि हम लोग आ गए तीसरे रो पे, तो A31, A32, A33 और लास्ट में A3n। और आगे बढ़ते हुए हम लोगों को तो पहुंचना है कितने रो पे बच्चे, तो यहाँ पे रो कितने हैं m, तो हम लोग आ जाएंगे AM1 पे, फिर आ जाएंगे AM2 पे, फिर आ जाएंगे AM3 पे, और लास्ट में AM और nवां कॉलम तो n पे। ठीक है बच्चे, तो जैसा कि हम लोगों ने m क्रॉस n, अब यहाँ पे रो कितने हो गए तो m, कॉलम कितने हो गए तो n, तो ऑर्डर हम लोग लिखेंगे m क्रॉस n। यहाँ 2-3 चीज और समझने वाला है आपको। जो ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो A11, A22, A33, आगे A44 से लेके कहां तक, तो ANN तक। तो इन पूरे लाइन को हम लोग बच्चे बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चे, मेन डायगोनल। इसी चीज को बच्चे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। और इसी चीज को बच्चे हम लोग लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लीडिंग डायगोनल। बहुत बच्चे को ये नहीं पता होता है कि सर, जैसा कि आप अगर कोई स्क्वायर देखोगे
तो ये भी तो एक प्रकार का डायगोनल ही न हुआ। तो हाँ, ये भी एक प्रकार का डायगोनल ही हुआ। और मैट्रिक्स के केस में इसे हम लोग ऑफ डायगोनल कहते हैं, जो कि बहुत बच्चों के नॉलेज में नहीं होता है कि इसे बोलते क्या है। और उसका रीजन ये है कि मैट्रिक्स के केस में इस ऑफ डायगोनल का कोई काम नहीं है, ये ऑफ रहता है। ऑफ मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, वही चीज है, इसका कोई यूज नहीं है। अब जैसा कि m क्रॉस n ऑर्डर का जब भी आपको बोलेगा मैट्रिक्स लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से तो नहीं लिखोगे हमेशा, हमेशा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मिनिमाइज करके भी हम लोग लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं a i j, और ऑर्डर में यहां m क्रॉस n। फिर बोलेगा सर ये i क्या है, j क्या है? तो पहला चीज तो i यहां पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो को, और बच्चे यहां j रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। और m क्रॉस n क्या है, ये आप हमसे ज्यादा आप जानने लगे होंगे क्या है, तो ऑर्डर। अब इसी चीज को हम लोग इस तरीके से भी स्मॉल ब्रैकेट में लिख के अरेंज कर सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग इस तरीके से भी अरेंज करते हैं। यहां एक और चीज आपका मायने रखता है बच्चे, i। तो i का वैल्यू 1 से लेके कहां तक होगा, तो m तक, क्योंकि यहां रो कितने जा सकते हैं, तो m। और यहीं पे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए j, तो j भी आपका 1 से लेके कहां तक होगा, तो m तक होगा। सही है? जब भी चाहे तो आप इस तीनों तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। अधिकतर टाइम पे ये यूज होता है, ये बहुत कम टाइम पे, और ये तो आपको देखने को 9 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट नोट। अब सेकंड नोट है हमारा, ए मैट्रिक्स इज यूजुअली denoted by capital letters of English alphabet। यानी कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से ही डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट, द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आपको पहले बता दिया गया है, इज नोन एज मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के प्लूरल को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। तो पहले आप इन तीनों पॉइंट को नोट कीजिए, फिर बाकी के पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट आपका चौथा पॉइंट, ए मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर and it has no numerical value। इसको अच्छे से समझिए बच्चे, ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये एक नंबर नहीं है। क्या है ये? फिर तो अरेंजमेंट है नंबर का। कहां? तो ब्रैकेट में, और इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है, ईच ऑफ द mn numbers consisting a m cross n matrix is
known as the elements, फुल स्टॉप। देखिए बच्चे, सबसे पहला चीज तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ईच ऑफ द mn नंबर्स, तो mn को समझना जरूरी है। जैसा कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा गया है m क्रॉस n, तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये टोटल का टोटल पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और आपसे पूछा जाए यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे, तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो उतने एलिमेंट। जैसा कि हम लोगों ने अभी एक देखा था ए बी सी डी, और ऑर्डर हम लोगों ने क्या लिखा था 2 क्रॉस 2। तो बच्चे यहाँ 2 क्रॉस 2 कितना होगा, तो 4, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट। जैसे कि मान लीजिए एक और मैट्रिक्स यहाँ आपको दे रखा है, अब आपसे हम पूछ रहे कि इसका ऑर्डर बताइए, तो आपको भी पता है कि ये 1 2 यानी कि 2 रो हो गए, और 1 2 3 कॉलम हो गए, 2 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, कितना, तो 6। तो यहाँ कितने एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट। तो वही चीज आपसे बोला जा रहा है कि ईच ऑफ द mn नंबर्स, ईच ऑफ द mn नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज नोन एज द एलिमेंट्स, यानी कि वो जो टोटल पार्ट डब्बे के अंदर अरेंज हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। अब सवाल उठता है कि सर ये एलिमेंट क्या हो सकता है, तो ये एलिमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है और स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। तो वो भी हम लोग लिख लेंगे कि द एलिमेंट्स कैन बी वेक्टर as well as scalar quantity, यानी कि वेक्टर के साथ साथ भी स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग पहले कुछ प्रॉब्लम करेंगे। उस प्रॉब्लम में भी हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि एनसीईआरटी के बुक में आपको जनरली मिलता है कि इफ A इक्वल्स टू, यानी कि आपका एक मैट्रिक्स यहां दे रखा है 2 0 3 4 1 3 6 5 -2 3 4 1, और आपसे इसमें ढेर सारा सवाल पूछा जाता है। क्या सब, तो सबसे पहला चीज ऑर्डर। तो बच्चे इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 1 2 3 रो है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर क्रॉस, और 1 2 3 4 कितने कॉलम, तो 4 कॉलम। तो 3 क्रॉस 4 आपका हो गया 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। अब यही आपसे पूछ दिया कि बताओ 2 3 A23 क्या होगा, यानी कि कौन सा एलिमेंट है A23। तो A23 का मतलब हो गया कि दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो दूसरा रो ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, तो दूसरे रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट आपको क्या मिल गया, तो 6। लेकिन हम इसे किसी दूसरे तरीके से सोचेंगे। A23 का मतलब हम ये सोचेंगे कि दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तो दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट 6। तो ये तरीका आपको ज्यादा आसान लगेगा। अब जैसे A33 चाहिए, यानी कि तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट बच्चे कितना, 4। अब A14 चाहिए, यानी कि पहले रो का चौथा एलिमेंट, पहले रो का चौथा एलिमेंट क्या है बच्चे, तो 4। तो ये इस टाइप का आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन मिलता है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन होगा, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, फुल स्टॉप, find possible number of orders it can have, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट 12 एलिमेंट है,
तो कितने पॉसिबल ऑर्डर यहाँ हो सकते हैं। तो देखिए बच्चे, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ इस तरीके का कि एक ऑर्डर हो सकता है आपका 1 क्रॉस 12। 1 क्रॉस 12 का मतलब एक रो और 12 कॉलम, या फिर हो सकता है 12 क्रॉस 1, 12 रो और एक कॉलम, या फिर आपका बच्चे हो सकता है 2 क्रॉस 6, या हो सकता है 6 क्रॉस 2, या आपका हो सकता है 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3। तो ये टोटल आपको कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए बच्चे, तो 6 ऑर्डर्स आर पॉसिबल, यानी कि यहां पे टोटल 6 ऑर्डर पॉसिबल होंगे। अब यही आपको बोल दिया जाता कि अगर मान लीजिए 7 एलिमेंट है, तो यहां लिख लेते हैं अब आप बताइए यहां पे कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे। तो एक तो हो जाएगा 1 क्रॉस 7 और दूसरा हो जाएगा 7 क्रॉस 1। अब कोई जो बच्चा होगा ये बोलेगा सर एक लिख दीजिए 7/2 और दूसरा लिख दीजिए, एक लिख दीजिए 7/2 और क्रॉस लिख दीजिए 2। तो कभी भी आपका रो और कॉलम जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। रो और कॉलम हमेशा आपको नेचुरल नंबर के ही फॉर्म में होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि अगर मान लीजिए 24 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे। तो बच्चे एक हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 24, फिर एक हो जाएगा 24 क्रॉस 1, फिर इसी तरीके से 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, फिर इसी तरीके से 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, फिर इसी तरीके से 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, फिर हाँ अब साइड नहीं है, यहाँ पे टोटल आपको 8 ऑर्डर्स आर पॉसिबल। यहाँ पे आपको 8 ऑर्डर जो है वो पॉसिबल है। तो आप इनको भी कंप्लीट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चे ये है आपका नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब हो गया कि 2 रो और कितने कॉलम होने चाहिए, तो 3 कॉलम। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहां लिखेंगे कि लेट ए बराबर, यानी एक मैट्रिक्स हम लोग जिसमें सिर्फ 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करने का तरीका आपको m क्रॉस n का बताए थे कि शुरुआत होगा a11 से, फिर a12 और फिर a13। यहाँ 3 तक ही हम क्यों गए बच्चे, क्योंकि हमें 3 कॉलम तक ही जाना है और पहला रो तो हम चल ही रहे हैं। अब आएंगे सेकेंड रो पे, तो a21, फिर a22, फिर a23 और इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। अब बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं और उससे पहले हमें इन 6 का 6 एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा और इसके लिए रूल आपका गिवन है कि aij जो है वो बराबर है 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ 2i माइनस 3j। तो जैसा कि बच्चे हम लोग a11 अगर फाइंड करते हैं तो a11 यानी कि i के भी प्लेस पे 1 रखना है और j के भी प्लेस पे 1 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 1। ये आपका हो गया 1/2 और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 और ये 3, तो 2 माइनस 3, 2 में से 3 चला गया तो बच्चे आपका मोड में क्या बच जाएगा -1, और -1 का मॉडुलस तो 1 ही ना होता है, तो ये हो गया आपका 1/2। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 1/2। अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट पे a12 पे आते हैं। a12 का मतलब i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 इंटू 1 और -3 इंटू 2। तो यहां से आपका हो गया 1/2, 2 माइनस 6, 2 में से 6 गया तो कितना हो गया बच्चे
4, तो -4 बच गया। -4 का मोड तो 4 ही होगा ना, तो 4/2 यानी कि ये कैंसिल होने के बाद 2। और इसी तरीके से हम लोग A13 फाइंड करेंगे, तो यहाँ I के प्लेस पे 1 ही रहेगा, लेकिन J के प्लेस पे 3 आएगा, तो 2 × 1 -3 × 3, ये हो गया आपका 1/2, और यहाँ हो गया 2 - 9, 2 - 9 बच्चे क्या हो जाता है आपका, तो -7, तो ये हो गया -7 का मोड 7, तो 7/2। तो ये तो हम लोगों ने पहले रो का तीनों एलिमेंट फाइंड किया। कैसे, तो पहला 1/2, दूसरा 2, तीसरा 7/2। अब हम लोग पहुंचेंगे सेकंड रो पे, ये हो गया 8 2 1, यानी अब हमें I के प्लेस पे 2 रखना है और J के प्लेस पे 1 रखना है, तो 2 × 2 -3 × 1, ये हो गया 1/2, 2 × 2 4 -3, 4 - 3 कितना होगा बच्चे, तो 1, और 1 का मोड सब बच्चे जानते हैं कि 1 ही होता है, यानी कि ये हो गया 1/2। फिर 8 2 2 फाइंड करेंगे, यहाँ I के भी प्लेस पे 2 और J के भी प्लेस पे 2, तो ये हो गया 1/2, 4 - 6, 4 - 6 का मॉडुलस -2, और -2 का मोड कितना, तो 2, और 2 2 कैंसिल होके कितना, तो 1। और सबसे लास्ट में 8 2 3 फाइंड करेंगे, और ये हो जाएगा 1/2, 2 × 2 -3 × 3, तो यहां से आपका हो जाएगा 1/2, 4 - 9, 4 - 9 कितना हो गया बच्चे, तो मोड के अंदर में -5, और -5 का मोड तो 5 ही ना होगा, तो ये हो गया 5/2। इसको भी आप फिल कर दीजिए, यहाँ 1/2, यहाँ 1, यहाँ 5/2, और यही हो गया हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। अब जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन किए उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, बस यहाँ ऑर्डर चेंज है। यहाँ हमें A3×2 दे रखा है ऑर्डर में, तो यहाँ सबसे पहले जो हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो ऑर्डर हो जाएगा 3 रो और 2 कॉलम वाला, यानी A11 और A12 पे ही खत्म, A21 और A22, और लास्ट में A31 और A32, ये हो गया आपका 3×2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स। अब यहां हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं A11 मतलब I के भी प्लेस पे 1, J के भी प्लेस पे 1, ये हो जाएगा 2 × I - J है, यानी 1 - 1, 1 - 1 कितना बच्चे, तो 0, तो 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर हम लोग फाइंड करते हैं A12 यानी कि I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2। बच्चे वहां आपका रूल दे रखा है Aij = 2 × I - J, ये हो जाएगा 2 × -1, यानी ये हो गया -2। फिर इसी तरीके से हम लोग A21 फाइंड करेंगे, तो 2 × 2 - 1, 2 × 1 यानी कितना, तो 2। फिर इसके बाद A22 फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि I के भी प्लेस पे 1 और J के भी प्लेस पे 1, तो 2 × 0 कितना हो गया बच्चे, तो 0। फिर A31 हो जाएगा आपका 2 × 3 - 1, यानी कि 2 × 2, यानी कितना बच्चे, तो 4। फिर इसके बाद A32 यानी कि आप I के प्लेस पे 3 और J के प्लेस पे 2 रखोगे, तो 2 × 1 यानी कितना, तो 2। अब इन सारे चीज को, सारे एलिमेंट को आप इस डब्बे में अरेंज कर दो, A11 0, A12 -2, A21 2, फिर ये 0, फिर ये 4, फिर ये 2, और यही आपका क्या हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चे आज जो है हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसके बेस पे आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का टोटल प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी बनाते हैं तो वो तो सोल्व कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप केसी सिन्हा या आरडी शर्मा रखे हुए हैं तो उसमें आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी में तो 3.1 एक्सरसाइज है, केसी सिन्हा में आपको 4.1 में मिलेगा, ठीक, और आरडी शर्मा में भी शायद 4.1 में ही है। मैट्रिक्स चैप्टर आप नाम देख लीजिएगा, और एक्सरसाइज 1 टोटल में तीनों ही रेस्पेक्टिव बुक में आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो चलिए हमारा आज पहला लेक्चर था। इसके बाद जो हम लोग का कल का लेक्चर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, यानी कि लेक्चर 2 आपके मैट्रिक्स का एक शानदार लेक्चर है, जहां से आपको वाकई में पता लगेगा कि आपको पढ़ना क्या रहता है और पढ़ाया क्या जाता है।
देखिए बच्चे, यहाँ हर एक चीज, छोटा से छोटा चीज का भी मतलब बनता है, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। आपका जब तक बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होगा, आप अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और हमारे यहाँ का जो लेक्चर होगा वो बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ एक ऐसे लेवल तक लेके हम आपको जाएंगे जिसमें आप जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन इजी वे में सोल्व करो। ठीक है, लास्ट में हम आपको यही कहना चाहेंगे बच्चे कि आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड हैं आप उनको भी बताइए कि इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करें, इधर उधर में व्यस्त बर्बाद न करके पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अगर पढ़ाई में गैप आ जाएगा तो हो सकता है फिर आगे पढ़ने में मन भी न लगे। और आजकल का जो युग है कंपटीशन युग, जो कि बच्चे कलयुग, बाकी सब कलयुग बोलते हैं लेकिन हम लोग कंपटीशन युग कहते हैं। और इस कंपटीशन युग में आप जब तक एक अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे, तो आप इसे लाइक कमेंट करना ना भूलें ना। और साथ ही साथ आपको जो भी डाउट हो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड भी कीजिए। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताइए कि मैथ्स इंजीनियर अशोक सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मैट्रिक्स का आपको एज अ डेमो फ्री दे दिया गया है लेक्चर कंप्लीट। इसके बाद जो भी आपके लेक्चर आएंगे थोड़े बहुत उसके चार्जेस रहेंगे, और ऐसा चार्ज रहेगा कि हर बच्चा उसको पे कर सकता है। कोई ज्यादा कॉस्ट हम लोग इस मुश्किल टाइम में नहीं रख रहे हैं। और वो कॉस्ट रखने का भी रीजन है कि हम लोग भी तो खाएंगे पिएंगे, हम लोगों के लिए तो कोई और व्यवस्था भी नहीं होता ना टीचर के लिए। तो टीचर का तो यही है, पढ़ाइए, और जहां से इनकम आ रहा है वहां से अगर इनकम बंद हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए थोड़ा बहुत कॉस्ट हमें रखना पड़ता है। तो ठीक है बच्चे, लास्ट में आपको ये कहना चाहेंगे कि जब भी वीडियो देखें तो कंप्लीट वीडियो देखिए और फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइए सबको। ठीक है।